तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 6 क्लास ज्योग्राफी पृथ्वी के परिमंडल। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी से तो हम लोग परिचित हैं कि जिस पे हम रहते हैं, हमारा घर पृथ्वी है। और परि का मतलब होता है बाहर, तो परिमंडल का मतलब जो आप कह सकते हैं कि बहुत सारे चीज़ों को जो बंडल है उसी को हम मंडल कह सकते हैं, चाहे वो सजीव हो निर्जीव हो। परि यानी पृथ्वी के बाहर या पृथ्वी पर जो भी सारे चीज़ों का संग्रह है उसी को हम पृथ्वी के परिमंडल में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आपको पता है कि क्या करने हैं। यहाँ पे आपको जो भी शब्द अंडरलाइन किए जाएं उसे आप ध्यानपूर्वक देखते चलें और हो सके तो आप उस शब्द को कॉपी पे उतारते चलें। ये जिस शैली में लिखा हुआ है बिल्कुल बातचीत के शैली में। तो चलिए हम लोग अपने पाठ पे आते हैं। अध्यापक ने कक्षा में बच्चों से बात करते हुए पूछा, क्या आप यह बात बता सकते हैं कि हम जिस ग्रह पर निवास करते हैं वह क्या कहलाता है? तो वह पृथ्वी कहलाता है। चंदन ने बताया, जिस ग्रह पर हम निवास करते हैं उसका नाम पृथ्वी है। अध्यापिका ने कहा, अब तक के अध्ययन के आधार पर यह पता चलता है कि हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है? जीवन है। क्या है? जीवन है। और ऐसा क्यों? तो रेणु ने बताया कि क्योंकि पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, जैसे गैस है, जल है और भोजन भी उपलब्ध है। इस कारण से हम पृथ्वी पर रहते हैं। अध्यापिका ने कहा, भोजन और पानी के बगैर हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, है ना, परंतु हवा के बिना तो हम कुछ भी पल जीवित नहीं रह सकते। तो जो अंडरलाइन किए गए हैं वर्ड हैं वो आप उतारते रहें। इससे आपको समझ में आएगा किन किन चीज़ों के बारे में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये हमारा परमंडल है जो चित्र में आपको दिख रहा है। पृथ्वी जिसमें जलीय ग्रह के रूप में हम जानते हैं। तो देखिए यह आपका जल हुआ, ये आपका बहुत सारे जीव हुए, पशु पक्षी ये सब, और ये यहाँ पे आपका क्या रहेगा? हवा रहेगा, या आसमान बादल जो बारिश कराता है। तो ये सब कहाँ पे है? केवल पृथ्वी पर है, बाकी और कहीं पे ये नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि जहाँ भी इन तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ की कमी हुई जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर हवा पानी नहीं है, इसलिए वहाँ जीवन नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा पे जीवन क्यों नहीं है, तो क्योंकि चंद्रमा पे हवा और पानी नहीं है इसलिए वहाँ जीवन नहीं है। इन तीन चीज़ों की उपस्थिति के कारण ही हमारी पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। इसलिए पृथ्वी सभी ग्रहों से अद्वितीय है, अलग है। अब हम जलमंडल की, पृथ्वी के मंडल की बात करते हैं। पृथ्वी के जलमंडल की मतलब जलीय भाग की बात करते हैं। तो कहते हैं, एक बार चंदन, विकास, ललन, रेणु और अशोक अपनी अध्यापिका के साथ नाव में बैठकर गंगा नदी, कौन सा नदी? गंगा नदी, जो कहाँ है? पटना के बगल में है, जिस पे गांधी सेतु पुल है, कि सैर पे निकला। उसमें कुछ जीव देखा। कौन कौन सा जीव देखा? मछली, घोड़ा, घड़ियाल, सांप। अब बताइए, क्या बकरी देखा होगा? तो बकरी नदी में नहीं रहता है, तो वो नहीं देखा होगा बकरी उस नदी में। चील नदी में रहता है? नहीं। कबूतर देखा होगा? नहीं। सोस ये नदी में रहता है। केकड़ा नदी में रहता है। तो ये सब जल में उसने देखा होगा। रेणु ने कहा, मुझे एक पौधा दिखाई दे रहा है। विकास ने पूछा, पानी में पौधा कैसे नजर आएगा? अध्यापिका ने बताया, कुछ पौधे पानी में होते हैं जिन्हें कौन सा पौधे कहते हैं? हम लोग जलीय पौधे कहते हैं। कौन सा पौधा? जलीय पौधा। जल में रहने वाले जीवों को जलचर जीव कहते हैं। कौन सा जीव कहते हैं? जलचर जीव कहते हैं। इन्हें भी हमारी तरह भोजन, पानी और हवा की जरूरत होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, पृथ्वी पर 4 बड़े जल भाग हैं। मतलब पृथ्वी पर 4 बड़ा हिस्सा में जल है। कौन कौन सा हिस्सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। अब आप संसार के चित्र ग्लोब में आप देख सकते हैं, है ना,
कि 4 महासागर हैं। आगे है, अध्यापिका ने कहा हम अभी नदी की सैर कर रहे हैं, बताओ पृथ्वी पर कौन कौन से जल भाग पाए जाते हैं। रेणु, मेरे घर के पास एक तालाब है जिसमें ललन, मैं आहर जिसको नाहर कहते हैं आहर है, मतलब ये सब जलीय स्रोत हैं जहाँ से जल हमें मिलते हैं। मेरे मामा सागर किनारे, अशोक ने क्या कहा कि मेरे मामा सागर किनारे मछली पकड़ते हैं। और चंदन, कल मैंने अखबार में समुद्री तूफान का नाम सुना, तो ये तालाब, आहर, सागर, समुद्र, ये सब के सब क्या हैं, जल हैं, जहाँ जलीय स्रोत हैं, ठीक है, जल भाग हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं। अध्यापिका बोली बिल्कुल सही, तालाब, आहर, झील, सागर, महासागर इत्यादि पृथ्वी पर जल के विभिन्न भाग हैं। सम्मिलित रूप में इन्हें जलमंडल कहते हैं, मतलब इन्हीं सब को जहाँ जल पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जल मंडल कहते हैं। ये सभी पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर हैं। कितने प्रतिशत भाग पे हैं, 71% भाग पर क्या है, जल हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा महासागर, इधर आपका आर्कटिक महासागर है, इधर आपका कौन सा महासागर है, उत्तरी प्रशांत महासागर, और यहाँ विषुवत रेखा, ये बीच में भूमध्य रेखा या जिसको हम कह सकते हैं विषुवत रेखा ये है, तो इसके उत्तर वाला भाग को उत्तरी प्रशांत महासागर कहते हैं, जबकि इसके दक्षिण वाले भाग को हम दक्षिणी प्रशांत महासागर कहते हैं। वैसे ही अटलांटिक महासागर, तो उत्तरी गोलार्ध के अटलांटिक महासागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर कहेंगे और दक्षिणी गोलार्ध के महासागर को दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहेंगे। जैसे अब ये आपको दिख रहा होगा कि इधर भी उत्तरी प्रशांत महासागर है, तो ये क्यों है, क्योंकि हमारा पृथ्वी गोल है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये पीछे से जुड़ा हुआ रहेगा, है ना। और आप देखिए, और उसके भारत के बगल में कौन सा है, हिंद महासागर है। तो कुल कितने महासागर हो गए, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। और कुल स्थल भाग कितने हो गए, तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, तो कितना टुकड़ा हो गया, 1 2 3 4 5 और टोटल एक आर्कटिक अटलांटिक महादेश भी होता है, वो नीचे होता है, वो यहाँ पे आपका फोटो, हाँ इधर दिख रहा है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। तो टोटल कितना हो गया, 7, मतलब महादेश की संख्या कितनी है, 7 है, जिसमें महाद्वीप और महासागर आपको इस फिगर में दिख गया होगा। आप याद रखें कि कौन किधर है, किसके बगल में है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि भारत किस महासागर के निकट है, तो कौन सा महासागर, हिंद महासागर। अगर आपसे पूछा जाए एशिया के किस महासागर से जुड़ा हुआ है, तो प्रशांत महासागर। अगर आपसे पूछेगा कि दक्षिणी अमेरिका किन किन महासागर से जुड़ा हुआ है, तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। तो ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे, वर्ष 1984 में जब राकेश शर्मा, कौन, राकेश शर्मा एक अंतरिक्ष यात्रा पर थे, अंतरिक्ष यात्रा मतलब पृथ्वी के बाहर यात्रा करने गए थे, तब उस समय भारत का तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे फोन करके पूछा था कि आपको अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखाई दे रही है। तब राकेश शर्मा ने कहा था, नीली। वास्तव में अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी का रंग कैसा दिखता है, नीला दिखता है, और इसीलिए पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, कौन पूछे थे, इंदिरा गांधी। किससे पूछे थे, राकेश शर्मा से। कहाँ राकेश शर्मा थे, अंतरिक्ष में, तब उन्होंने बताया। आगे है, नाभ में एरोनॉटिक्स क्लब तक की यात्रा। तो एरोनॉटिक क्लब किसको कहते हैं, तो चलिए हम लोग जानते हैं। यहाँ से अध्यापक 5 बच्चों को पैदल ही एरोनॉटिक क्लब, अब एरोनॉटिक क्लब वह स्थान जहाँ गुब्बारा में हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर से उड़ान संचालित होता है, यानी जहाँ पे आपके मनोरंजन के लिए क्या किया जाता है, आपको हवा वाले यानों पर यात्रा करवाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एरोनॉटिक
क्लब कहते हैं। तो आप गए होंगे कभी। रास्ते में अध्यापक ने बच्चों से पूछा, आपको यहाँ कौन कौन से जीव दिखाई दे रहे हैं? चंदन ने बताया, गाय, बकरी, कुत्ता, भैंस, ये सब तो आप भी देखे होंगे। ललन ने कहा, अरे हम भी तो हैं, है ना, हम भी तो जीव हैं। मयंक ने कहा, यहाँ कई तरह के पेड़, छोटे पौधे, झाड़ियाँ दिखाई दे रही है। अध्यापक ने कहा, इन्हें भी हमारी तरह जीने के लिए भोजन, पानी, हवा की आवश्यकता होती है। तो बताओ ये तीनों चीजें प्राकृतिक में कहाँ से मिलती है? अध्यापक ने बच्चों से पूछा। जीव जंतु पेड़ पौधे के अलावा आपको और क्या क्या चीजें दे रही है? जवाब मिला, घर, कार, साइकिल, पत्थर, मिट्टी, पहाड़, ये सभी हमें प्राकृतिक से ही मिलती है ना। अध्यापक ने बताया, पृथ्वी का वह ऊपरी भाग, किसका भाग? पृथ्वी का ऊपरी ठोस भाग, जिसमें मिट्टी, कंकर, पत्थर, पहाड़, पठार इत्यादि सम्मिलित होते हैं, उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। कौन सा मंडल कहते हैं? स्थल मंडल। जहाँ पेड़ पौधे मिलते हैं, जहाँ पे क्या मिलता है? मिट्टी, कंकर, पहाड़, मैदान, ये सब मिलते हैं, वो क्या, कौन सा मंडल कहलाएगा? स्थल मंडल कहलाएगा। और इस स्थल मंडल पर ही हम अपने घर बनाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, स्कूल में पढ़ने जाते हैं, ये सब कहाँ करते हैं? स्थल मंडल में। अब है स्थल संधि। स्थल संधि, तो स्थल का एक संकरा भाग, संकरा मतलब पतला भाग, जो बड़े बड़े दो स्थल खंडों को जोड़ता है ना, उसे हम स्थल संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्थल संधि आपको दिख रहा होगा, है ना, जो उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका को जोड़ रहा है, एकदम बिल्कुल पतला वाला भाग, तो ये क्या है? ये स्थल संधि हो गया। ठीक है। आगे जल संधि किसे कहेंगे? तो जल संधि कहते हैं पानी का संकरा भाग। कौन सा? पानी का संकरा भाग, जो दो बड़े बड़े जल राशियों को जोड़ता है, दो महासागरों को जोड़ता है, उसे हम समुद्र तथा महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे जल डमरू मध्य या स्थल संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य या स्थल संधि कहते हैं। ठीक है। जैसे आप यहाँ देखिए, इधर आपका बंगाल की खाड़ी है और इधर आपका अरब सागर है, और इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? ये श्रीलंका और भारत के बीच का जो थोड़ा सा स्थल भाग है, या कह सकते हैं जल भाग है पतला सा, वो जोड़ रहा है। तो ये कौन सा कहलाएगा? पाक जल संधि कहलाएगा, या पाक जल डमरू मध्य कहलाता है। आगे हम लोग बात करते हैं, जमीन से आकाश की ओर चलते हैं। तो एरोनॉटिक क्लब में पहुंचकर सभी बच्चे बहुत उत्साहित हुए। एक बड़े गुब्बारे के साथ लगी टोकरी में बैठकर वो आकाश की ओर उड़ने लगे। चंदन बोला, अरे पेड़ हमसे कितने नीचे रह गए। ललन बोला, देखो पक्षी हमारे कितने नजदीक उड़ रहे हैं। रेनू बोली, वह देखो बगुलों का झुंड। अध्यापिका ने बताया, हवा में उड़ने वाले पक्षी नभचर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नभचर। जो जल में रहता है जलचर, नभ में रहता है आकाश में जो उड़ता है उसे नभचर कहते हैं। इन्हें भी हमारी तरह भोजन, पानी, हवा की जरूरत होती है, और ये तीनों चीजें इन्हें कहाँ से मिलती है? तो अध्यापिका बोली, यहाँ इन पक्षियों के अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं, कुछ अदृश्य हैं और कुछ दृश्य हैं। मतलब किसी को हम देख सकते हैं तो कितनों को हम देख भी नहीं सकते। रेनू ने कहा, वह रहा बादल। अध्यापिका ने कहा, ललन जोर जोर से सांस लो और बताओ सांस के साथ तुमने क्या क्या लिया? बच्चों एक साथ कहा, हवा। अध्यापिका ने कहा, जल मंडल और स्थल मंडल के चारों ओर हवा है, जो कई 100 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। कितने दूरी तक? कई 100 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैला हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? वायु मंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर हवा का घेरा है। किसका घेरा है? हवा का घेरा है। कहाँ घेरा है? पृथ्वी को। इनमें अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है, और वायुमंडल में 3/4 से अधिक तो नाइट्रोजन गैस है। कितना? 3/4। इसको बोलते हैं 78%। कितना? 78% क्या है? नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन 21%। कितना? 21% ऑक्सीजन है भी हवा में मौजूद है।
जो सारे जीवों के सांस लेने के लिए जरूरी है। और हवा में इन दो गैसों के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जो वनस्पतियों द्वारा भोजन बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और इसमें थोड़ी सी मात्रा में जलवाष्प भी मौजूद होते हैं, किसमें, हवा में, जिसे हम आर्द्रता कहते हैं, जिसके कारण हमें ठंड और गर्मी का एहसास होता है। तो वायुमंडल पर जीव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसे हम श्वास में लेते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन इसकी मदद से बनाते हैं, और हम जो सर्दी गर्मी महसूस करते हैं वह हवाओं के माध्यम से ही करते हैं। सर्दी गर्मी किससे महसूस करते हैं? हवाओं के कारण ही करते हैं, जो उसमें जल की मात्रा होती है उसके कारण। ये हवाएं ही बादलों को गतिशील बनाती है, और जिससे क्या होती है? वर्षा होती है। वायुमंडल में विभिन्न परतें होती है जो अलग अलग ऊंचाई पर पाई जाती है, और पृथ्वी के ऊपर इनके नाम इस प्रकार हैं। तो जो आपको दिख रहा है ना फिगर, देखिए कि कौन कौन सा मंडल है। तो सबसे पहले नीचे से बात करते हैं। देखिए, जे आप जिसमें हमारा जीव जंतु सारा पहाड़ सब चीज़ रहता है उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। और जिसमें वायुमंडल उड़ता है, मतलब वायुयान उड़ता है, जेट यान उड़ता है, उसे हम ओजोन मंडल कहते हैं, जो कि समताप मंडल से अलग होता है। और उसके बाद मध्य मंडल होता है, जहाँ पे उल्का पिंड आके लहक जाता है घर्षण के कारण, ठीक है। और उसके ऊपर कौन होता है? आयन मंडल होता है, जिसे हम उष्ण मंडल भी कहते हैं, ये गर्मी को सोख लेता है। और उसके ऊपर कौन सा होता है? कृत्रिम उपग्रह, जिसको हम बहिर्मंडल कहते हैं, या पृथ्वी का बाहर का हिस्सा, जहाँ पे सैटेलाइट रहते हैं। आगे तो आप अभी अभी चित्र देखें, तो दिए गए चित्र में वायुमंडल की परतों को पहचानें और उनके ऊंचाई का पता करें। यह भी देखें कि परतों से क्या क्या गतिविधियां हो रही है। सामान्य रेडियो और एफएम जो होता है, रेडियो तरंगों को वायुमंडल के किन हिस्सों से गुजरना पड़ता है, कैसे कैसे जाता है। तो आप देखिए, क्योंकि वो सेटेलाइट से आता है ना, तो सेटेलाइट से आता है, तो कौन कौन से मंडल से रेडियो तरंग जाता होगा? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, उष्ण मंडल, ये सबसे पार होके बहिर्मंडल में जाता है, और उसके बाद वहां से ये टकरा के हमें सुनाई पड़ता है रेडियो, ठीक है। आगे तो बच्चों को घूमने में बड़ा मजा आया। भ्रमण के पश्चात सभी कक्षा में पहुंचे और बातचीत में यह निष्कर्ष निकला कि सभी मंडल में जीवों को जीने के लिए भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता होती है ना। भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता होती है, चाहे किसी भी मंडल में हो। अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, सभी मंडल के जीवों को हवा किस मंडल से मिलता है? तो रेनू ने कहा वायुमंडल से। तो ठीक है, आप बताइए जल किस मंडल से मिलता है? तो जल मंडल से। विकास ने प्रश्न किया, तो मछली को हवा कहाँ से मिलती होगी? अध्यापिका ने कहा, पानी में हवा घुलनशील अवस्था में रहती है, और जो इसका जलचर उपयोग कर लेते हैं, मतलब जल में रहने वाले जंतु उपयोग कर लेते हैं, और यह हवा भी वायुमंडल का ही हिस्सा है। अध्यापिका ने फिर पूछा, पता लगाओ भोजन जीवों को किस मंडल में मिलता है? ललन, मैं समझ गया, भोजन पेड़ पौधे से मिलता है ना, और पेड़ पौधे जमीन पर उगते हैं, अतः यह स्थल मंडल का भाग है। भोजन किसका भाग है? स्थल मंडल का। और वायु किसका भाग है? वायुमंडल का। तो जल किसका भाग होगा? जल मंडल का। अशोक, परंतु जलीय पौधे क्या जमीन पर उगते हैं? अध्यापक, जलीय पौधे की जड़ या तो पानी में डूबी हुई भूमि से, या फिर वे जल में उपलाती रहती है, मतलब वो तैरती रहती है, यह जल में घुली हुई मिट्टी या पोषक तत्वों का उपयोग कर लेती है। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो जलीय पौधे होते हैं वो जल को साफ रखते हैं। ललन, अब समझ गए कि सभी जीवों की आवश्यकताएं भोजन, पानी और हवा है। ये तीनों चीज स्थल मंडल से भोजन, जल मंडल से जल यानी पानी, और वायुमंडल से हवा मिलता है। अध्यापक, हाँ, हमारी पृथ्वी पर जहाँ ये तीनों मंडल उपस्थित होते हैं वहीं जीवन पनपता है, और यह जगह सीमित है, जैव मंडल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? जहाँ जीवन पनपता है जैव मंडल कहते हैं। उन्होंने चित्र दिखाया और कहा, इस चित्र के माध्यम से हम जैव मंडल को समझ सकते हैं। और यहाँ चित्र देख लीजिए आप, है ना, ये चित्र आपको
जैव मंडल का। यहाँ जैसे देखिए ये आपका जलमंडल हो गया, है ना, ये आपका जलमंडल हो गया, ये आपका स्थल मंडल हो गया, ये भी आपका स्थल मंडल, परंतु ये हवा में उड़ रही है इसलिए वायुमंडल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पूरा जीव इसी में है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, जैव मंडल कहेंगे। रेणु, हाँ, यह चित्र देखकर यह भी समझ आता है कि पृथ्वी पर किसी भी मंडल का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, मतलब कोई भी मंडल अकेले नहीं है, तीनों मंडल एक दूसरे में समाये हुए हैं, है ना। हाँ अध्यापिका, बच्चों ने पूछा, बच्चों अध्यापिका ने कहा स्थल पर नदियाँ, तालाब आदि हैं, वहीं मिट्टी में भी पानी, हवा घुली हुई है और वायुमंडल में उपलब्ध जलवाष्प और धूलकण होते हैं, और जलमंडल में घुली हुई हवा और मिट्टी होती है, और इस तरह से तीनों मंडल एक दूसरे में समाये हुए हैं। यह कहते हुए अध्यापिका ने कहा, चलो हम जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल का चित्र अपनी कॉपियों पर बनाते हैं। सभी बच्चे चित्र बनाने में जुट गए और हम लोग प्रश्न बनाने में जुट गए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न आपका पूछा गया है, क्या जीव पनपता है कहाँ पर, तो जैव मंडल में जीव पनपता है ना। वास्तव में वो सब में पनपता है, परंतु तीनों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, जैव मंडल, तो जैव मंडल में पनपता है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा। कौन थे, राकेश शर्मा। जल डमरू मध्य जोड़ता है किस चीज को, तो दो बड़े भूस्थलों को या दो बड़े जलभाग को, दो बड़े जलभाग को। समताप मंडल होता है, समताप मंडल किसका भाग है, वायुमंडल का। समताप मंडल किसका भाग है, वायुमंडल का। खाली स्थान को भरिए। स्थल का एक संकरा भाग जो जल स्थलीय भागों से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम स्थल संधि कहते हैं। ठीक है, और पानी का संकरा भाग जो दो बड़ी जलाशयों को जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम जल संधि कहते हैं, जल संधि कहते हैं। चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं होने से वहां क्या संभव नहीं है, तो वहां जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी पर जीवन का क्या कारण है, पृथ्वी पर जीवन का क्या कारण है, तो पृथ्वी पर जीवन का कारण है जल, हवा और भोजन, है ना। आगे, पृथ्वी पर प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं, तो ये हैं जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप के नाम लिखिए, तो पृथ्वी पे 7 महाद्वीप थे, है ना। कौन कौन, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कौन, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, और इसके साथ साथ अटलांटिक। ठीक है, आगे, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जल के कारण क्या दिखता है, नीली दिखती है, इसीलिए नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी के प्रमुख महासागरों के नाम बताइए, तो कौन कौन, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, है ना, और कौन सा, अरब सागर, ये सारे चीज आगे कह सकते हैं। जैव मंडल किसे कहते हैं, तो जहां जीव रहते हैं उसे जैव मंडल कहते हैं। इसका विस्तार कहाँ है, तो इसका विस्तार वायुमंडल में, जलमंडल में और स्थल मंडल में, तीनों में है। जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है, कैसे, क्योंकि हम जो श्वसन की क्रिया करते हैं या वायु, जो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं वो वायु से ही ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग लेते हैं। स्थल मंडल किसे कहते हैं, तो वह भूमि का भाग जिस पर पेड़ पौधे हों, पहाड़ हो, ये सारे स्थल मंडल कहलाते हैं। जलीय क्षेत्रों के जीव जंतु पौधे कौन कौन से हैं, सूची बनाइए। तो जलीय क्षेत्र में हम बता सकते हैं मछलियां हैं, है ना, जलीय पौधे होते हैं जैसे जलकुंभी, इस टाइप से, कमल। आगे, क्रियाकलाप तो आप ये कर सकते हैं घर पे। तो विश्व के मानचित्र पर स्थल मंडल, जलमंडल, मतलब एक आप चित्र बना लीजिएगा और इस पे
पहाड़ बना दीजिएगा, नदियां बना दीजिएगा और हवा में पक्षी उड़ा दीजिएगा तो बन जाएगा। ठीक, स्थलमंडल और जलमंडल को रंगें थर्मोकोल की सहायता से। ठीक है, आप ऊपर जो दिया गया है ना पिक्चर, उस पिक्चर को बनाएं। अपने क्षेत्र में मिलने वाले स्थल संधि और जल संधि को एक आरेख चित्र द्वारा, तो आप देखे होंगे कहीं कहीं क्या होता है, नदी रहता है और इस पे पुल बना देते हैं, तो ये क्या हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने जल का संधि कर दिया या यहाँ से एक अथी तोड़ दिए, यहाँ से एक नहर निकाल दिए, तो ये क्या हो गया, एक दूसरा नहर आ गया ना, दो जल वाला पतरा रास्ता से जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जल संधि। तो ऐसा आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका तीसरा पार्ट समाप्त हुआ। अगले पार्ट में हम लोग फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। गुड लक, आप इसका क्वेश्चन आंसर करें। ठीक है।